Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about heterokaryon experiment. Basically it was performed by Rao and Johansen. So इसमें क्या किया गया कि इनएक्टिवेट किया गया सेंडाई वायरस को इनएक्टिवेट करके मेमेलियन सेल्स की फ्यूजन करवाई गई जो कि डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल पर रीच कर चुके थे, राइट। सो अब ये जो सेल डिफरेंट स्टेजेस पर हैं तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास हेट्रोकैरियन की फॉर्मेशन होती है। हेट्रोकैरियन बेसिकली सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई डिफरेंट स्टेजेस के न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, सो वी कॉल देम हेट्रोकैरियन। सो इट पोजेस 2 न्यूक्लियाई, वन ऑफ ईच पेरेंट से ये 2 न्यूक्लियाई को पोजेस करेंगे जिनका साइटोप्लाज्म शेयर करेंगे, यानी सेम होगा, जो कि साइटोप्लाज्म को शेयर करेंगे, लेकिन उन जो सेल्स होंगे वो पेरेंट से दोनों लेंगे 2 सेल्स, राइट। सो इन 2 न्यूक्लियाई का जो बिहेवियर होता है वो माइक्रोस्कोपी के थ्रू मॉनिटर किया जाता है टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एम फेज। क्यों माइक्रोस्कोपी के थ्रू इन न्यूक्लियाई को मॉनिटर किया गया? ताकि हमें एम फेज का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उसको हम फाइंड आउट कर सकें। इसके साथ साथ डीएनए को भी रेडियो लेबल किया गया। क्यों किया? ताकि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को हम विजुअलाइज कर सकें जिसने एस फेज़ को फॉलो किया है, यानी डीएनए की सिंथेसिस एस फेज़ में होती है, जिसकी वजह से हमने एक तो माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया एंड सेकंड हमने रेडियो लेबल किया न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए को जिसने एस फेज़ को फॉलो किया है, ताकि हम इनकी एक्टिविटी को मेजर कर सकें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि परफॉर्म किया गया वो एस फेज सेल के और G2 फेज सेल के न्यूक्लियस का किया गया, यानी 2 न्यूक्लियस को फ्यूज़ किया गया या सेल को फ्यूज़ करवाया गया। सो इसमें रेप्लिकेशन जो है, अब ये एक एस फेज सेल में है जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, एक G2 फेज सेल है जिसमें ऑलरेडी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यू रहती है एस फेज सेल में, यानी जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज सेल में अब कंटिन्यू होती है, लेकिन जो G2 फेज का जो न्यूक्लियस है वो अनएबल टू सिंथेसाइज डीएनए, यानी वो डीएनए की दोबारा रीसिंथेसिस या रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज इट लैक CDT1 लैक करता है G2 का न्यूक्लियस, इसलिए वो दोबारा सिंथेसाइज नहीं कर सकता। जब CDT1 जिमेनिन प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, सो जिमेनिन प्रोटीन का काम है डीएनए की रीसिंथेसिस को अवॉइड करना, प्रोटियोलाइसिस को अवॉइड करना, रीसिंथेसिस को अवॉइड करना। सो यहाँ पे CDT1 एब्सेंट है, यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होता। सो S to G2 हेट्रोकैरियन जो है वो एम फेज़ में अर्लियर एंटर कर जाता है। G2 एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ S फेज़ टूवर्ड M फेज़, यानी G2 फेज़ का जो न्यूक्लियस है उसने S फेज़ के सेल को एक्सेलरेट करवाया ताकि वो M में आ जाए, क्योंकि G2 न्यूक्लियस ऑलरेडी रेप्लिकेशन कर चुका था और S फेज़ रेप्लिकेशन कंटिन्यू कर रहा था, यानी उसमें कंटिन्यू थी। सो यहाँ पर G2 फेज़ के न्यूक्लियस ने या G2 फेज़ ने एक्सेलरेट किया S फेज़ सेल को कि वो M फेज़ में इंटर हो जाए। सो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एस फेज़ का जो सेल था उससे फ्यूज़ करवाया गया G1 फेज़ के सेल के साथ, यानी एस फेज़ सेल को फ्यूज़ करवाया G1 फेज़ के सेल। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, जबकि एस फेज़ में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। सो इट लीड टू रैपिड इंडक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन G1 फेज़ न्यूक्लियाई। सो जब इनकी फ्यूजन से G1 फेज़ का जो न्यूक्लियाई है उसने रैपिड इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, डीएनए सिंथेसिस का, रैपिड इंडक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया। सो एस फेज़ का सेल जो है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डीएनए सिंथेसिस को इंड्यूस करते हैं। एस फेज़ के सेल में कुछ फैक्टर्स थे जिसने G2 फेज़ के सेल को इंड्यूस करवाया और उसको उसकी रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर दिया। सो अब ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एस फेज़ सेल में प्रेजेंट है, जो कि डीएनए की सिंथेसिस को इंड्यूस करवाते हैं, वो बेसिकली डिफ्यूज़ होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। पल्स ने लेबल किया
डीएनए को, ताकि वो मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सके। और बीआरडी जो है बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं स्टेनिंग पर्पस के लिए। बीआरडीयू क्या है? बेसिकली ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडीन है, ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडीन है बेसिकली। ये हेल्प करता है सेल की प्रोलिफरेशन को मॉनिटर करने में एज वेल एज बर्थ डेटिंग में। Right, so pulse labeled with BRDU and use antibody to recognize BRDU, यानी ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडीन। ये बेसिकली इसको हम एंटीबॉडी के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकेंगे और इसको हम यूज़ करते हैं स्टेनिंग पर्पस के लिए, ताकि हम सेल की एक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकें। अब BRDU contain thymidine analog. It is a thymidine analog and it is used for monitor cell proliferation as well as birth dating, and it incorporate into a DNA dividing cell. इसको हम incorporate कर सकते हैं DNA डिवाइडिंग सेल के अंदर। राइट, सो अब PRC क्या है? बेसिकली ये PRC इज़ प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, जो कि G1 में प्रेजेंट होता है। प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स ये हेल्प करता है DNA की रेप्लिकेशन में और इसको एक्टिवेट करता है हेलिकेज एंजाइम। साइक्लिन E एंड CD2 जो कि S फेज़ में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं। उन प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करवाते हैं जो कि प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स पे असेंबल होती हैं। सो इस तरह से G1 में रेप्लिकेशन होती है। G1 में रेप्लिकेशन कैसे होती है? अब S फेज़ सेल्स में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इंड्यूस करवाते हैं। सो अब प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो कि प्रेजेंट होता है G1 में, साइक्लिन E और CDK2 जो कि प्रेजेंट होता है S फेज़ में, ये ऐसी प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करवाते हैं या उनको एक्टिव करवाते हैं जो कि असेंबल हो जाती हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में और रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट करवाती हैं। राइट, सो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो कि हेल्प करता है DNA की रेप्लिकेशन में, ये एक्टिव होता है हेलिकेज की एक्टिवेशन से, यानी इसको हेलिकेज एक्टिव करता है, अनजिपिंग करता है, सो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड वी यूज़ ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडीन फॉर monitor cell proliferation as well as birth dating, and it is incorporate into a DNA dividing cell. सो नाउ जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें S फेज सेल को फ्यूज़ किया गया M फेज सेल के साथ। S इज़ फ्यूज विद M फेज सेल। सो इसमें इनकम्प्लीट DNA रेप्लिकेशन चेक पॉइंट्स है, क्योंकि एक सेल तो बिल्कुल M फेज़ में है, माइटोटिक फेज़ में है, वाइल द सेकेंड वन इज़ S फेज सेल्स जहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। सो DNA की रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होती हियर। सो इसमें हमारे पास ये जो चेक पॉइंट है या ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये इनकम्प्लीट DNA रेप्लिकेशन चेक पॉइंट के थ्रू वर्क करता है। इसमें ATR प्रोटीन जो है, ATR पाथवे के थ्रू वर्क किया जाता है जो कि CHK1 को एक्टिवेट करती हैं। इनकम्प्लीट DNA रेप्लिकेशन होती है तो ATR पाथवे एक्टिव होता है जो कि CHK1 को एक्टिवेट कर देता है। CHK1 फॉस्फोराइलेट और इनएक्टिवेट करता है CDC25। CDC25 का काम होता है CDK1 को एक्टिवेट करना। जब CHK1 CDC25 को इनएक्टिवेट कर देता है तो CDK1 भी इनएक्टिव हो जाता है। सो इस तरीके से हमारे पास साइक्लिन E एंड CDK1 जो कि एक फैक्टर्स हैं जो कि रेप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो इस तरीके से S फेज़ में रेप्लिकेशन इनकम्प्लीट होती है, सो इसलिए इनको इनएक्टिवेट करवाया जाता है और M फेज़ में एंट्री करवाई जाती है जहाँ पे ऑलरेडी CDK1 एक्टिव होता है इन M फेज़, बट इट इज़ इनएक्टिवेट or inactive in S phase, right? So this is all about heterokaryon experiment. Thanks for watching.